हमारी नींद बीरेन डगवार द्वारा रचित एक कविता है जो 10th क्लास के चैप्टर में आते हैं। ये हमारी नींद जो है उसमें बीरेन डगवाल जी कवि का कहने का उद्देश्य ये है कि आजकल जो लापरवाही देखे जा रहे हैं ज़्यादातर गरीबों में, वो बहुत ही बेकार है। इसी पर ये अपना हमारी नींद कविता का शीर्षक दे करके दिए हुए हैं, तो आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो एक बार आप लोग ज़रूर देखेंगे और इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वह है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसका जवाब उत्तर लिखेंगे। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने एक बिंब की रचना करते हुए कहा है कि मानव जीवन एक बीज के समान है। क्या है? समान है, ठीक है, समान है, यानी कि मानव जीवन जो है एक बीज, आप देखे हुए होइएगा कोई भी जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसका बीज होता है। तो उसी तरह से मानव जीवन एक बीज के समान है। जैसे बीज में अंकुरण का गुण होता है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी आगे बढ़ने का गुण प्रकृति प्रदत्त है। यानी कि आप आगे बढ़ते हैं, ये गुण प्रकृतिक द्वारा दिया गया है। जिस तरह से आपको अंकुर में गुण दिए जाते हैं कि वो जमीन को चीर करके बाहर निकलता है, अपने परिस्थितियों को चीर करके बाहर निकलता है, उसी तरह वह गुण मानव में भी दिया हुआ है। उसी प्रकार मानव जीवन में भी आगे बढ़ने का गुण प्रदत्त है। बीज का अंकुरण अनुकूल बीज के परतों को चीर कर निकल जाता है, उसी प्रकार मानव जीवन के आगे बढ़ते गुण परिस्थितियों के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। जिस प्रकार ये एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं, वैसे आप लोगों के साथ या मानव सभी जीवनों के साथ ऐसा ही होता है कि मानव जो है विकराल परिस्थितियों को भी जूझता हुआ आगे की ओर बढ़ता है और उसका सामना करके एक बड़ा इतिहास भी रच देते हैं। तो इस तरह से इनका वर्णन किया गया है एक बीज की भांति। जो एक बीज के देख रहे हैं, अंकुर देख पा रहे होंगे बीज के, आप अपना दृश्य में देखेंगे कि बीज का जो अंकुर होता है बहुत ही मुलायम होता है, परंतु जब उसको बो दिया जाता है तो वो जमीन का भी सीना चीर करके बाहर निकलता है और वह जन्म लेता है। उसके ऊपर परत भी होती है, आवरण होता है, उसको भी चीरता हुआ बाहर निकलता है, जमीन को भी चीरता हुआ बाहर निकल करके वो एक बड़े विशाल वृक्ष का भी निर्माण करता है। तो ऐसे विकराल परिस्थितियों को भी चीर करके जब आगे निकलता है, उसी प्रकार मानव जीवन भी, मानव की जिंदगी में भी है। आप लोगों के सामने कोई भी परिस्थिति आए तो उसको आप सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे और इतिहास रचेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसी में से कि मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। देखिए, मक्खी का जो जीवन क्रम है उसका ही उल्लेख क्यों किए हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण आप लोग बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है कि मानव जीवन क्रम में अनगिनत आशाएं और इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। जो मानव है उसको मिनट में ही अनेक इच्छाएं और आशा मतलब उत्पत्ति होते रहते हैं, मिनट या सेकेंडों में भी। तो इसी तरह से उत्पत्ति होती है। उनमें से कुछ आशाएं और इच्छा परिस्थिति के अनुकूल के कारण समाप्त भी हो जाते हैं। यानी कि अगर वो जो इच्छाएं हैं वो समय आते ही आपको कुछ समाप्त हो जाएंगे तो कुछ पूरे भी हो जाते हैं। कहने का मतलब आपकी इच्छाएं जो होगी अभी खूब, चलिए बचपन में आप लोगों का क्या मतलब की इच्छा रही होगी कि खूब साइकिल बाइक
साइकिल छोटा होंगे तो आपको चलाने का मन होता होगा, परंतु परिस्थिति के अनुकूल आप चले और आपका जो एज अभी जो युवा अवस्था में आ गए हैं, थोड़ा सा सियाना हो गए हैं, तो आपको साइकिल चलाने में कोई भी रुचि नहीं रही होगी। तो क्या होता है कि समय आने के बाद कुछ आशाएं जो होता है आशाएं और इच्छा वो समाप्त हो जाते हैं, तो कुछ पूरे भी होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे, कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है कि ग्रामीण परिवेश के लोग भी अब आराम और सुविधा युक्त जीवन जीना आरंभ कर दिए हैं, जिससे जीवन लापरवाही का शिकार हो जाता है। यानी कि कवि का कहने का मतलब है कि ग्रामीण बस्ती में आज भी क्या होता है कि देखते होंगे कि गरीब से गरीब लोग अभी भी क्या करते हैं, देवी जागरण करते हैं, डीजे बजाते हैं। उनको पैसा नहीं है खाने के लिए, परंतु बाजा बजाएंगे तो कुछ मतलब लापरवाही खर्चा करेंगे, जिससे क्या होता है वो गरीबी के दलदल में फंसते चले जाता है। उनको ये नहीं पता कि हम लोग आगे कैसे बढ़े, हम लोगों को क्या चाहिए, और वो अनावश्यक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और दिखाते हैं कि हम भी है। देखिए, दिखाने से कुछ भी नहीं होता है, जो है सो दिखता ही है, दिखाने से नहीं दिखता है। आपके सामने भी कोई अगर बड़ाई कर दे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका असलियत बड़ाई कर रहा है। तो कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, इसलिए दिखाने से कुछ नहीं होता है, जो होता है वो अपने खुद दिख जाता है। तो कभी का वही आशा है कि आज भी वही कार्य हो रहा है, जो लापरवाही का शिकार होता जा रहा है और गरीबी की ओर जा रहा है। अगला जो है क्वेश्चन, कवि किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है? कवि के द्वारा जिन अत्याचारों का जिक्र किया गया है वह है आराम, सुविधा और लापरवाही। क्योंकि आराम और सुविधा और ये लापरवाही जो है वो तीनों के तीनों बहुत से लोगों में आ रहे हैं और आ कर के अपना डेरा जमा रहे हैं। इसलिए कवि का कहना है कि आराम, सुविधा और लापरवाही ये अत्याचार है, अत्याचारियों है। क्योंकि मानव जीवन में जब उपरोक्त आराम आदि अत्याचारियों का प्रभाव बढ़ जाते हैं तो मानव जीवन जो विकासशील है, विकास की धारा कुछ अंशों में अवश्य शिथिल पड़ती है। अर्थात अगर मानव जीवन में आराम, सुविधा और लापरवाह को जगह न दी जाए तो अवश्य मानव जीवन की विकास की गति में अनुरूपता होगी। यानी कि देख रहे होंगे आपके साथ या किसी के भी साथ ये जो आराम शब्द है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। आप भी सुबह उठते होंगे और शाम तक आप सोचते होंगे कि हम ना अगले सुबह से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सुबह में उठ जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, परंतु क्या होता है कि आप वो नहीं कर पाते हैं। फिर बहुत गुस्सा आता है, अपने आप को दुत्कारते हैं, फिर वही काम करते हैं, आराम, सुविधा और लापरवाही में फंस जाते हैं। और लापरवाही के चक्कर में आपका क्या होता है, फ्यूचर बर्बाद होने लगता है। तो कभी इन्हीं अंदेशों को जिक्र करता है, अत्याचारों का जिक्र करता है। तो आप लोग इन कवियों के बातों को समझ गए हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप जवाब लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।